चलिए आज हम केमिस्ट्री के थोड़ी बेसिक क्लास को और प्लस जो है 10 की क्लास को मैनेज करते हैं एक साथ, और आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा कि कैसे जो है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। और ये क्लास 10 के लिए बच्चों के स्टूडेंट के लिए और अदर भी क्लास के लिए भी है, और जो इसको समझ लेगा, ये समझो बेसिक क्लास आपकी है तो 11, 12, 12 सारे स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड इसको बोला जाता है। कंपाउंड आपके सामने दोनों वर्ड में लिख देते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं यार कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, अब बताओ ये देखिएगा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक, अब इससे आप लोग को या सेटिस्फाइड हो रहा है या हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि यौगिक क्या होता है। यौगिक उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बहुत डीपली तरीके से चलेंगे, यौगिक कहते हैं। आपको मैंने कहा कि एकदम सेटिस्फाइड करके ही जाऊंगा, जैसे आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी छोटे पेपर में पूछ लिया जाता है कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण में क्या होता है कि इसका अनुपात जो है समान नहीं होता, लेकिन यौगिक का अनुपात समान होता है। तो आप लोग पूछोगे कैसे, तो ये भी बता रहे हैं। जैसे आपने लिख दिया H2SO4 लिख दिया है, H2SO4, इसका अनुपात समान होता है। ये हर समय H2SO4 बनाने के लिए हर समय कितने अनुपात की जरूरत पड़ेगी? 2:1, 1:1, ये 4। आप लोग सोचोगे यार 2 क्यों लिखा जा रहा है, 1 क्यों लिखा जा रहा है, 4 क्यों? 2 का मतलब यहाँ हाइड्रोजन का 2 है, 2 है। O का H का मतलब कितना? H कितना है? 1 है, सल्फर इसको बोलते हैं। आपके पास कितना है? 1 है, इसलिए मैंने क्या लिखा है? ऑक्सीजन का 2 है, 4 है, तो 4 लिखा है मैंने, इसलिए 2:1:4। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा जल, मैंने क्या बोला है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। बात समझ आ रहा है? अब ये दिखाया जा रहा है कि कितने जल है। अब जल बनाने के लिए आपको कितने अनुपात की जरूरत पड़ेगी? हाइड्रोजन हर समय आपको कितना मिलेगा? 2। इसके अलावा कोई भी आप नहीं रख पाओगे जल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2:1। यहाँ ऑक्सीजन कितने अनुपात में मिला है? 1 अनुपात का, मतलब 1 अणु है, इसलिए 1 अनुपात बोला जाएगा। और हाइड्रोजन आपके पास कितने? 2 है, इसलिए कितने अनुपात के? ये 2:1 के मिल जाएगा। मिश्रण में ऐसा नहीं था, किसी भी अनुपात में आप मिला सकते हो मिश्रण को। जैसे आपने चीनी और पानी लिया, आपको मीठा बनाना है तो आप किसी भी अनुपात में ले लीजिए, क्योंकि उसका अनुपात सीमित नहीं रहता है। आप एक सेम सीमित वैल्यू में नहीं रह सकते, किसी भी वैल्यू में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। ये हो गया आपका। अब बात करेंगे, यौगिक समझ आ गया, मिश्रण भी समझ आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिले होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रो मिला हो, हाइड्रोजन मिला हो और कार्बन, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बनिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें आप लोग बता के फिर मैं आगे आपको पूरी अच्छी से अच्छी छोटी वीडियो में आपको सेटिस्फाइड करा दूंगा। आइए चेक करते हैं। तो मैंने आपके सामने ऐसे बताया कि यौगिक क्या होता है, पहले आप इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बनिक मैंने बता दिया, हाइड्रोजन प्लस क्या कार्बन के मिलने से बनता है, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल छोटी भाषा में सोचो, छोटी सी डिफरेंस। ये कितने प्रकार में डिफाइन किया गया है? एरोमेटिक, पहले एलिफेटिक लिखते हैं, एलिफेटिक, फैटिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। कौन सा? कार्बनिक यौगिक। ओके, दूसरा क्या है? एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब बताइएगा, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिफेटिक क्या होती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होती है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एलिफेटिक, अब तुम लोग को बता दो शॉर्टकट में यार, याद कर लो। एलिफेटिक, जिसमें फ लग जाए, दिमाग में रखो। फैटिक मतलब फैला के लिखना, फैटिक मतलब फैला के लिखना, मतलब किसको? कार्बन श्रृंखला, जितनी भी कार्बन श्रृंखला आपको मिलेगी फैला के आपको लिखना है। तो दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मतलब कि आपको फैला के लिखना है। किसको? कार्बन श्रृंखला। श्रृंखला मतलब होता है कि श्रेणियों को बांट कर, मतलब अलग अलग श्रृंखला में इनको आगे बढ़ाते जाएंगे, उस श्रृंखला में आते। श्रेणी मतलब सीरीज बन जाना है। ठीक है,
तो फैला के लिखना ही क्या कहलाएगा, क्या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाता है। मतलब खुली हुई श्रृंखला। लिखेंगे वे पदार्थ या वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक शॉर्टकट में थोड़ा समझिए, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो कार्बन कार्बन से मिलकर खुली श्रृंखला का निर्माण करे, खुली श्रृंखला का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एलिफैटिक। आप पूछेंगे जैसे, चेक कर लीजिए आपके सामने, जैसे H3 CH2 CH2 CH3, इसी तरह आप खुली श्रृंखला में निर्मित कर दीजिएगा CH3 CH2, ये छोटा वाला भी बना लीजिए, हो गया। ये क्या हुआ, एलिफैटिक। मैंने आपके सामने लिखा है एलिफैटिक मतलब खुली हुई श्रृंखला जो खुली होती है। अब आप पूछोगे एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब होता है जो बंधी हुई श्रृंखला। जैसे बेंजीन का सूत्र बना लीजिए, इसमें डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड क्यों लगता है ये भी मैं बताऊंगा अभी बाद में। इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, हर जगह हर कोने पर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। ये अब एलिफैटिक और एरोमेटिक भी दोनों में अंतर आपको पता चल गया। इसका मतलब होता है कार्बन कार्बन से मिलकर बंध श्रृंखला का निर्माण करे। किस बंध श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एलिफैटिक जो होता है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। आइए चेक करते हैं। अब ये खुली श्रृंखला, अच्छा बताइएगा कि आप सोचो कि क्यों एकल बॉन्ड बना रहे हैं, इसको दे रहे हैं ले रहे हैं, किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे आप समझ पाओगे कि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं फैला दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए फैला के। ये कार्बन मैंने आपके सामने रखा, इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4। 1 2 नहीं 3, कितने जुड़े हैं, 3। और इसके बाद एकल बॉन्ड है, दिख रहा है। और देख लीजिए सब एक दूसरे को फॉलो करेंगे। यदि आपको लगेगा कि यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा तो समझ जाओगे कि यार गलत कोई पढ़ा के गया है। ये कैसे फॉलो कर रहा है ये भी चेक करिएगा, क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 होता है, 4 की जरूरत पड़ती है। 4 कितना हो गया, 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4। बताओ खुली श्रृंखला का निर्माण किया कि नहीं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एलिफैटिक यौगिक। ये कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। दोनों प्रकार देखिएगा जल्दी से, और जबरदस्त आप लोगों को समझ आएगा। हम लोग आईपीसी नेम तक चलेंगे, आईपीसी नेम भी समझ आएगा, आप लोग को पढ़ा दूंगा इसी में। आइए अब एलिफैटिक के अंदर 2 लोग आएंगे, एलिफैटिक। अगर आपको लगेगा कि वीडियो धीरे चल रही है तो आप लोग अपनी स्पीड बना के और देख लीजिएगा, तेजी से स्पीड कर लीजिएगा। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक आपको लगाना पड़ेगा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, क्योंकि मैं टॉपिक ही पढ़ा रहा हूं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक शॉर्टकट में लिखा हूं, समझ जाइएगा हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये यौगिक है, यौगिक मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलने का जो बनता है उसे हम लोग यौगिक करते हैं। आपको अभी मैंने समझाया इसका अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, लेकिन मिश्रण का अनुपात समान नहीं होता, ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एलिफैटिक के अंदर 2 लोग कार्य करते हैं। पहला आ जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन मैंने कहा सबको हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के नाम से जाना, कार्बनिक यौगिक। ओके, दूसरा आप लोग ले लीजिएगा असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, स्पीड में अगर कमी होगा तो स्पीड बढ़ा के आप लोग चेक कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, वीडियो रोक के देख लीजिए जहां समझ नहीं आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी कमी मिलेगी तो बताइएगा, उसको जो है आपका जो है निवारण किया जाएगा उस सवाल पे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होता है। आप समझ लीजिए, जब जो बंदा इसके अंदर आएगा, एलिफैटिक के अंदर आएगा, वो जब भी रहेगा खुली श्रृंखला का निर्माण ही करेगा। पूरी बात समझिएगा, और ये भी खुली श्रृंखला का निर्माण करेगा, लेकिन अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन हो गए। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जब भी बनाएगा ये एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा, कितने का, एकल। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक एकल और डबल दोनों का निर्माण करेगा, नहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। कितने बॉन्ड का, ट्रिपल, और ये एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब आप लोग सोचोगे ये केवल ऐसे तिल रहा है, ये सहसंयोजक आबंध होता है। मैं इसको कभी बताया था पहले, इसे नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आपसे फिर से अगर किसी को जानकारी नहीं आएगा तो मुझसे डिटेल पूछ सकता है, कमेंट करें और आप उसको लाइक करने के बाद पूछो यार सर ये कैसे होता है, तो हम बताएंगे आपको पूरे डिटेल में। ये देखिएगा कि अगर एकल बॉन्ड होता है तो समझिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना मतलब यही आपको सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिएगा डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देना लेना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सहसंयोजक आबंध के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी बॉन्ड के नाम से जाना गया। 3 बॉन्ड आएंगे आपके सामने,
एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे एकल बॉन्ड के पास। एकल बॉन्ड किसके अंदर आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। लेकिन ये किसके अंदर आएगा? एलिफैटिक के अंदर आएगा। एलिफैटिक में जितने भी लोग आएंगे वो खुली श्रृंखला का निर्माण करेंगे। बात पूरी समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक देखिएगा, ये कार्बन कार्बन से आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे वे हाइड्रोकार्बनिक। लेकिन जब भी डिफिनेशन दीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से, वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। कुछ नहीं करना होता याद करने में यार। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या लिखोगे? वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जो कार्बन कार्बन से मिलकर मिलकर क्या बनाता है भाई? एकल बॉन्ड का निर्माण करता है, या बंध का निर्माण करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, नहीं समझ आएगा। लिखावट भी हमारी स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी आप लोग को जल्दी समझ आ जाए तो बेटर होगा। आपका परीक्षा भी नजदीक आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाता है, या एक चीज के नाम से और जाना जाता है, एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाता है। कुछ लोग इसको एल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब पूछा जाएगा कि यार एल्केन किसे कहते हैं? आप लोग पूछेंगे कि नहीं, एल्केन किसे कहते हैं? अब बताते हैं। जिसमें एल्केन लगेगा तो आप समझ जाइएगा कि एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा। लेकिन कब? हम हर समय एकल बॉन्ड उसी में चेक करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन लगा रहेगा। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड, आपको बॉन्ड का निर्माण चेक करना है, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये बंध हमेशा बनेगा। लेकिन जो भी आप चेक करोगे बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन के बीच में चेक करोगे। ओके, चलिए। तो एल्केन में आप अब एकल बॉन्ड का निर्माण करेगा। लेकिन इससे पहले जो परीक्षा में सर्वाधिक ज्यादा बार पूछा जाता है, आपके कंपटीशन लेवल में भी पूछा जाता है कि एल्केन क्या होता है। तो आप समझिए कि एल्केन, पहले मैं एक हेडिंग इसके अंदर ही लिखता हूं, संतृप्त के अंदर है एल्केन, ठीक है। एल्केन बहुत अच्छी तरह से एल्केन। अब दिमाग में रख लीजिए, एल्केन जब लग गया, इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा जानिए क्योंकि इसका यूजिंग होगा यूआईपीसी नेम में। एल्केन, ये एन दिख रहा है आपको? एन बता रहा है कि आपको एकल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? एकल बॉन्ड। जब एन आपको चेन मिल जाए तो समझ जाना कि एकल बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र बहुत ही बार पूछा भी है, अच्छे पेपरों में भी पूछा जाता है। CN प्लस, एक मिनट, CN, और मैंने क्या बोला है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाना है। हाइड्रो भी रहना, हाइड्रोजन भी रहना चाहिए और कार्बन। तो हमारा क्या हो गया? CnH2n+2। अब जब भी इसका सामान्य सूत्र होता है, पूरा ऐसे लिखेंगे, होता है, जो भी बंदा चेक करेगा कहेगा हाँ बहुत विस्तृत रूप से लिखा है बंदा। अब देखिएगा इसका सामान्य सूत्र, जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि क्या ये एकल बॉन्ड वास्तव में बना रहा है या नहीं बना रहा है। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा। यदि हम इसके सामान्य सूत्र को चेक कर लेते हैं कि एकल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है या उसे केवल बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप स्पष्ट रूप से पहले जानना तो चाहेंगे ना। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप ऐसे थोड़ी स्पष्ट रूप से जो है पहले लिख लोगे, पहले समझोगे हाँ यार सही पढ़ा रहे हैं। तो इसको पहले चेक कर लीजिएगा अच्छे से। यदि आपको बेस्ट लगेगा तभी ये नोट करिएगा, अन्यथा मत नोट करिएगा। ओके, चलिए चेक करिए। एन बराबर, भाई स्पष्ट रूप से आपको चेक करना चाहिए। एन बराबर कितना मैं मान लेता हूं? 2 ले लेता हूं फर्स्ट टाइम। एन बराबर 2 लेता हूं, इसके सामान्य सूत्र में जाता हूं। तो सामान्य सूत्र में तो सूत्र आपके पास कितना है? CnH2n प्लस कितना? 2। अगर n बराबर मैं 2 रखता हूं, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूना 4 प्लस कितना 2, और ये हो जाएगा C2, और यहाँ हो जाएगा 4 2 कितना बाबू? 6। अब हम लोग कहते हैं कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 4। तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। और मैंने कहा जब कार्बन की बाहरी कक्षा में ध्यान दीजिएगा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो जरूरत कितने की पड़ती है? 4 4 कितना हो गए? 8। लेकिन ये स्पष्ट कैसे करते हो? ये कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है बाबू? 6। चेक कर लो, 1s2 2s2 2p कितना बाबू? 2 2 4 4 2 6। पहली कक्षा 2 से भरती है, दूसरी कक्षा 8 से, तीसरी कक्षा भी 8 से, फिर 18 से, फिर 18, फिर 32 32 ऐसे चलता है। आप पाओ के नियमानुसार हम लोग सीखे। 2 2 कितना हो गए? 4। जब तक ये कक्षा पूरा नहीं हो जाती तब तक ये बाहरी कक्षा कहलाती है, ठीक है। अब ये बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखेंगे हम लोग इसको बीच में रखेंगे। लुईस फैक्टर से आप समझ सकते हो,
आपके पेपर में 10 वाले के पेपर में लुईस फैक्टर के नाम से लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसको बांड को समझा जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कितना किसको दे रहा है, कितना ले रहा है। उस हिसाब से आप बांड लगाते हो कि वैद्युत बन रहा है, कि सहसंयोजन बन रहा है, कि उपसहसंयोजन बन रहा है। ये तीनों चीजों को आप लोग ध्यान में रख के तब जाके आप बांड बनाओगे, तब जाके इसके आईपीसी नियम को जानोगे कि यार ये आईपीसी नियम कैसे पढ़ी जाती है। और आईपीसी नियम मतलब विधिवत तरीके से इसी के हिसाब से विधिवत तरीके से पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ आएगा कैसे कौन इलेक्ट्रॉन किसको कितना दे रहा है। आप स्ट्रक्चर भी एक साथ समझ लीजिएगा। कार्बन की बारी का अच्छा भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 डॉट लगाएंगे। डॉट कोई भी लुईस डॉट के नाम से जाना जाता है, कोई भी डॉट आप लगा सकते हो। मैं प्लस ही लगाता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताइएगा जब यहाँ पर 4 लोग आए, अब यहाँ पर इनके पीछे कितने लोग, 6 लोग। एक कार्बन को मैंने 3 दूंगा, एक कार्बन को भी 3 को दूंगा। एक कार्बन की 3 दे दो यार, इस वाले भी कार्बन को 3 दे दो, 3 हाइड्रोजन, और इस वाले, ताकि इनके बीच में कोई किसी प्रकार की लड़ाई ना हो यार। प्लस प्लस। अब बताओ मैं क्यों इस पर एक ही कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s1 आएगा। कितना आ जाएगा, 1s1। अब इसकी बारी में अच्छा में एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1। जरूरत कितने की पड़ रही है, मैं कहा जब तक कक्षा पूर्ण नहीं होती तब तक वो बाहरी कक्षा कहलाएगी। बात कोई समझ लीजिएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है तो एक कितना हो जाएगा, 2। बात समझ आ रही है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना हो गया, 1 1 2। इससे ले लिया 1 1 2, और ये यहाँ पर भी लुईस डॉट लगा दो, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। मतलब सब अपना ये हाइड्रोजन अपना जो है अष्टक पूरा करके निकल जाता है। सारे इलेक्ट्रॉन चाहते हैं मैं अपना अष्टक पूरा करूं और निकल जाऊं, अकेली गैस बनाने का प्रयास करते हैं। अकेली गैस कब बनेगा, जब उसका पूरी कक्षा पूर्ण हो जाएगी तब। उसके लास्ट वाली कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं। अगर वो पूरा फिलअप हो जाते हैं तो वो अकेली गैस बना लेते हैं, और सारे एलिमेंट चाहते हैं कि मैं अकेली गैस बनाऊं। समझ आ रहा है बाबू। अकेली गैस का मतलब जैसे हाइड्रोजन एक लेगा तो क्या बन जाएगा, हीलियम, और हीलियम बनेगा तो मतलब 2, और 2 क्या होगा, हीलियम। एक क्या अकेली गैस है, कौन सी गैस है बाबू, अक्रिय गैस। ये आपका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा बड़ा है, इसको नहीं बताऊंगा। और ये अष्टक नियम को फॉलो करता है, अष्टक नियम को फॉलो करता है। 11 वाले पढ़ते बच्चे। समझ आ रहा है। अब देखिएगा कार्बन बोला जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन लिए दे दो बारी बारी से। कार्बन सबसे इलेक्ट्रॉन जितना दिया था उतना लेगा, तो शेयरिंग सेम टू सेम कर रहा है। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 8 पूरा हो, ये भी 8 हो गया। ये भी इसी तरह जितना लेगा उतना देगा। अब बताओ इनके बीच में बांड बनेगा। देखिए सी, एक टू लिया एक टू दिया, देखिए जितना दे रहा है उतना, एक टू दे रहा है एक टू ले रहा है, तो इसका मतलब एकल बांड। एक दे रहा है एक ले रहा है एकल बांड, एक दे रहा है एक ले रहा है एकल बांड, इससे भी एक लिया एकल बांड, इसको दे रहा है 3 3 ऐसे एकल बांड का निर्माण हुआ कि नहीं बाबू। जब एकल बांड का निर्माण करेगा तो समझ जाइएगा कि एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। अब बताइएगा अगर कोई नाम पूछेगा आईपीसी नेम में तो इसका नाम देखेगा, एक कार्बन 1 2, तो मतलब मेथ 1, और यहाँ लिख देंगे एथेन। क्या लग गया, एथेन। बात समझ आ रही है। बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ एकल बांड का निर्माण हुआ है, किसका, एकल बांड का। इसको हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की आपकी टॉपिक है। और कल के लिए टॉपिक हम लोग फिर से थोड़ा से और आगे बढ़ेंगे, और इससे ज्यादा भी विस्तृत पढ़ाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तब। इसको लाइक करिए, विश्वास करिए।